हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विज्ञानोदय स्मार्ट साइंस। इसे आप स्मार्ट साइंस का मतलब है यहाँ पर हम थोड़ा सरल तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। पर अभी इस लेसन में आज के वीडियो में हम अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे कम से कम समय में, जिससे कि जो पूरक परीक्षा 9th क्लास की होने वाली है अभी एमपी बोर्ड की, उसमें आपको सहायता मिल जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इसको चर्चा करेंगे इसमें। इसके बाद हमारा जो नया सेशन जब चालू होगा अप्रैल में, तब हम प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से और बहुत ही सरल तरीके से हम उसको सीखेंगे। यहाँ पर जो कक्षा 9th का ये गुरुत्वाकर्षण अध्याय लिया गया है, ये रेमेडियल मॉड्यूल जो आपको दिया गया है वहाँ से लिया गया है, और इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उस पर ही ध्यान आकर्षित कराया जाएगा आपका। तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो यदि पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण। देखिए, आप सभी को पता है कि एक पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे थे और उन्होंने देखा कि जो फल है वहाँ से गिरकर नीचे आया। तो सामान्य तौर पर हम सभी सोचते हैं ये फल नीचे क्यों गिरा, है ना। हम लोग ये इतना ध्यान उसमें नहीं लगा पाते। परंतु न्यूटन जो थे, उन्होंने देखा कि ये नीचे ही क्यों आया, सोचा ये सेब नीचे क्यों गिरा। तो वहाँ से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में फिर बताया कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो यह जो हमारा अध्याय है, इस अध्याय में जो है हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और उसका उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं हम। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रणोद क्या होता है, दाब क्या होता है। इसी में आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत है, क्यों वस्तुएं जल में तैरती हैं या डूबती हैं। इस प्रकार की जो है हम इस विषय वस्तु को हम इस अध्याय में सीखेंगे, जो आपको दी गई है निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए, आप गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं वो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाई गई हैं। आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुत्वाकर्षण जो है, इसमें प्रतिक्रिया, उत्प्लावन बल, प्रणोद, दाब, ये सभी हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी आएगा इसमें, जिसके अंतर्गत बल यानी F बराबर जी कैपिटल M1 इंटू M2/r²। यहाँ पर G इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, M1 वस्तु का द्रव्यमान है पहली वस्तु का, और M2 जो है वह दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच लगता है, इसीलिए यहाँ पर दो वस्तुओं को लिया गया है। R दो वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस या दूरी है। इसी प्रकार प्रतिक्रिया में उत्प्लावन बल जो होता है, हम इसको आगे जानेंगे क्या होता है। प्रणोद दाब, यहाँ पर P बराबर F A, P बराबर दाब, F बराबर बल और A बराबर यहाँ क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इस प्रकार इसका फॉर्मूला बनता है दाब का। इसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण जो है, इसका जो मान होता है स्मॉल g का, वह 9.8 m/s² होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर प्रश्न में भी पूछा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान रख करके हम उसको सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ मान है जो याद रखना है। इसी प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हम लिखते हैं तो हम कैसे उसको व्यक्त करते हैं। तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M/r²। यहाँ पर जो r है वह पृथ्वी की त्रिज्या है, m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और g जो है वह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, यानी W बराबर M इंटू जी। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जो होता है वह भी अक्सर ये सही विकल्प में प्रश्न पूछा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भी और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का यानी कैपिटल जी का मान भी पूछा जाता है। तो वह होता है 6.67 इंटू 11 Nm² kg/kg² होता है। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं।
सॉरी, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है ये गड़बड़ है। इसमें जो इसका मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे किलोग्राम की घात 2 इसको लिखा जाता है। यदि हमने इसको अपॉन में नहीं लिखेंगे तो केजी की घात -2 हो जाएगा। कुछ मिसप्रिंट भी इसमें हो जाता है जो निदानात्मक है, तो थोड़ा हमको वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पर सुधार करवा दिया है, इससे आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे हमने पिछले अध्याय में इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें हमने बात की थी बल के बारे में, कि जो बल है यह क्या होता है और इसकी बल की आवश्यकता जो है हमें किसी भी वस्तु की चाल बदलने के लिए या फिर उसकी दिशा बदलना है यदि हमें, तब हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने यह भी देखा होगा कि यदि किसी वस्तु को हम ऊंचाई से छोड़ते हैं नीचे तो यह पृथ्वी की ओर गिरती है। इसी प्रकार आपने देखा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वह हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो यह वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगाता है इसीलिए हम इसे कहते हैं वृत्तीय गति। और इस वृत्तीय गति को कराने के लिए प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा बदलना बहुत ज़रूरी होता है। हर बिंदु पर जब वृत्त, आपने देखा होगा वृत्त को जब हम बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त बना हुआ है और हर बिंदु पर उसकी दिशा क्या है, बदल जाती है। मतलब चारों दिशाओं में, चारों नहीं सभी दिशाओं में वह उसकी दिशा होती है बार बार। तो यहाँ पर भी जब वृत्तीय गति कोई वस्तु करती है तो उसकी दिशा जो है बार बार बदलती है। चंद्रमा ग्रह आदि पर भी कोई ना कोई बल कार्य करता है। अब ये गति क्यों करते हैं, तो यह गति इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई ना कोई बल ऐसा है जो इनको अपनी ओर आकर्षित करके रख रहा है। उसे ही हमने कहा है गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है इसी वजह से चंद्रमा आकर्षित होता है और वृत्तीय गति उस पर करता है। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। जैसे आपने जो एक धागा लिया, यदि उसमें पत्थर बांधा और उसको आपने गोल घुमाया तो वह निश्चित एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्तीय मार्ग पर गति निरंतर करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने डोरी से अपनी ओर उसको केंद्र की ओर एक बल आपने लगाकर रखा है, जिस कारण से वह गोल गोल चक्कर लगा रहा है, वो नीचे नहीं गिरेगा। जब हम उसकी गति रोक देंगे तब नीचे गिरेगा। तो चंद्रमा भी इस और ग्रहों की जो गति होती है या पृथ्वी भी जो हमारे सूर्य के चक्कर लगा रही है, वह इसी प्रक्रिया से लगा रही है कि गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की ओर उसको खींचता है, बट उसमें गति होने के कारण वह उसके अंदर गिरता नहीं है और निरंतर गतिशील वह होता है। मतलब वो बार बार, वास्तव में देखा जाए तो वह गिर रहा है बार बार केंद्र की ओर, लेकिन वह वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। तो अब यहाँ एक बात है कि गुरुत्वाकर्षण क्या केवल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल ही होता है? आपको क्या लगता है इसमें? तो गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड लगाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु लगाती है। हमने जो पहला अध्याय पढ़ा है, पहले अध्याय में भी जो परमाणु बने हैं वो भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमने पढ़ा है कि उनमें भी आकर्षण बल है, वह आकर्षण बल भी एक गुरुत्वाकर्षण का ही रूप है। पर चूंकि गुरुत्वाकर्षण को हम बड़े रूप में, गुरु मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा, इसीलिए हम उसको पृथ्वी से जोड़ते हैं या बड़े पिंड से जैसे सूर्य से जोड़ देते हैं कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वास्तव में प्रत्येक पिंड, प्रत्येक कण जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता ही है। लेकिन क्योंकि हम यदि पृथ्वी को एक बहुत बड़ा चुंबक मान लें तो बाकी की जो वस्तुएं हैं सभी पृथ्वी की, वो सब छोटे चुंबक हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण बल उस पृथ्वी की अपेक्षा, बड़े चुंबक की अपेक्षा बहुत ही कम या नगण्य मान लेते हैं हम। इसीलिए हमें उस बल का अनुभव नहीं होता है। तो सबसे अधिक हमें गुरुत्वाकर्षण बल का ही अनुभव होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? सार्वत्रिक मीन्स यूनिवर्सल, जो हर विश्व के प्रत्येक स्थान पर लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। आकर्षित करता है मतलब अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। अब यहाँ पर आपको दो पिंड नजर आ रहे हैं, इसको देखिए, फिर मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ चित्र आपको दिखाई दे रहा है,
पहला चित्र कैपिटल एम वाला जिसमें शो किया गया है, आप इसको देख सकते हैं, और दूसरा जो है जो वृत्त बनाया गया है उसको हमने स्मॉल लेटर के एम से व्यक्त यहाँ पर किया है। तो कैपिटल पिंड एम का मतलब बड़ा पिंड हो सकता है जिसका द्रव्यमान अधिक है, और स्मॉल पिंड जो है उसका द्रव्यमान कम है, या दोनों के द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम सिर्फ एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें दो प्रमुख बातें होती हैं। देखिए, पहली बात इसमें जो लिखी है इसको ध्यान से समझिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के, ये वाला पॉइंट नोट करना, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। मतलब एम का द्रव्यमान यदि हम मान लेते हैं 5 किलोग्राम है कैपिटल एम का, और स्मॉल एम का जो है इसका द्रव्यमान यदि हम मान लें कि यह 3 है, तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब 5 3 15 है ना किलोग्राम। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो क्या करेगा, जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा अधिक, उतना ही उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा। यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है, इसी के समानुपाती होता है। मतलब जिस अनुपात में, जिस रेशो में द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, उसी रेशो में उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक हल्की चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हल्की चीज़ तो पृथ्वी पर आ जाती है आसानी से, है ना। उसका गुरुत्वाकर्षण बल उस पर भी काम करता है, और एक भारी चीज़ भी है तो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर भी काम करता है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उस पर बल भी क्या है, अधिक लगता है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है अधिक काम किस पर करेगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, है ना। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है ये। दो पिंडों का यहाँ अर्थ है कि एक पिंड मान लीजिए पृथ्वी है, और दूसरा पिंड ऊपर से कोई ऊपर से यदि हमने कोई वस्तु नीचे फेंकी है वह हो सकती है। तो ये दो पिंड हो गए, है ना। तो इनके दोनों के द्रव्यमान जो होंगे उनके गुणनफल के समानुपाती, उसका द्रव्यमान का जो गुणनफल के समानुपाती है वह बल होगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक इसी प्रकार से उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी मतलब आप देखिए, यदि आपने एक मैग्नेट लिया उदाहरण के तौर पर, और उस मैग्नेट को आपने उसके पास में यदि एक छोटी सी अल्पिन रखी, तो आप यदि उसके पास में रखेंगे तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। उसकी दूरी हम जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, उसका आकर्षण बल जो है मैग्नेट का वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका आकर्षण बल, मैग्नेट का चुंबकत्व जो है वो क्या है, उस पर कम लगेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी उसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो जाएगी। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाते हैं यह गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, कम होता है। दूसरा पॉइंट ये है, लेकिन कितना कम होता है, तो यह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट बढ़े, अपोजिट। उनके बीच की दूरी है यदि मान लीजिए 3 मीटर है, तो ये उसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब 3 3 9 है ना, इतना जो है उसमें अंतर आ जाएगा। यदि 4 गुना है तो वह 4 चौक 16, 4 का वर्ग यदि हम करें तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 मीटर। तो इस प्रकार से उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ दो मुख्य बिंदु हमारे आ रहे हैं निकल के। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अपोजिट जो रहेगा वो उसके ठीक अपोजिट साइड में रेशो में वो बढ़ेगा या घटेगा, सॉरी, एक में बढ़ता है दूसरे में घटता है। तो अब इसको हम चित्र के माध्यम से यहाँ पर देखिए कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसका एक नया नियम जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसकी व्युत्पत्ति या व्यंजक निकालना भी कभी कभी आता है परीक्षा में, तो यहाँ से हम उसको समझ सकते हैं। देखिए चित्र में हमने दो पिंड लिए हैं, मान लीजिए एम और स्मॉल एम के पिंड एक दूसरे से, और उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, डिस्टेंस डी है। ध्यान दीजिए, दूरी को जब भी हम मापेंगे तो वह केंद्र से मापा जाएगा। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों के केंद्र से ही माना गया है दूरी को, डिस्टेंस को। ठीक है।
तो गुरुत्वाकर्षण बल बल बराबर होता है m इंटू एम। जैसे हमने पहला पॉइंट यही कहा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो F यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो F समानुपाती हो जाएगा या प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M मतलब पहला द्रव्यमान और स्मॉल m मतलब दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। तो ये दोनों का गुणा हमने कर दिया। ये पहला पॉइंट हमारे सामने आया। दूसरा पॉइंट क्या कहा है, F जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/d²। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट साइड में, इन्वर्सली जो होता है ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/d² यानी इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बल हो गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को यदि मिला दें तो एक के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल M और स्मॉल m का इंटू आ जाएगा। तो यहाँ हमें एक नया फार्मूला मिलेगा, F समानुपाती होता है m इंटू एम अपॉन d²। यहाँ पर या इसको हम बीच में जब समानुपाती का निशान हटा देते हैं तो उसके स्थान पर कोई हमें एक अंक प्राप्त होता है जो निश्चित अंक होता है, जिसको नियतांक कहते हैं या स्थिरांक कहा जाता है। तो यहाँ F इक्वल टू समानुपाती के स्थान पे हमें लिख देंगे G, कैपिटल लेटर का G m अपॉन d²। यहाँ जो कैपिटल G है इसे ही हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, उसी का गणितीय रूप है या व्यंजक है ये, जिसको हमने यहाँ पर निकाल करके देखा, जिसके मान के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 6.7 इंटू 10⁻11 nm² kg² माइनस में 2। ये इसका मान भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण जो है यह क्या है, कौन सा बल है, यह किस चीज़ की व्याख्या करता है, जो यहाँ से हमें पता चलता है। तो देखिए, एक तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है ये पहला। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कराने के लिए आवश्यक बल भी यही है। सूर्य, नक्षत्र, ग्रह ये सारे जो गति करते हैं इसके लिए भी जो बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है। पृथ्वी पर ज्वार और भाटा जो आता है वह भी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो खाड़ी क्षेत्र होता है जहाँ पर समुद्र पास में होता है, वहाँ के आसपास के जंगलों में जब ज्वार आता है तो जंगलों में पानी भर जाता है और उसके बाद में वो पानी उतर भी जाता है, चढ़ता उतरता रहता है। तो उसका कारण भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। समुद्र में लहरें जो आती है वह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आती है, जो चंद्रमा उस पर लगाता है। तो ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण के बल से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिनको हम देख सकते हैं। ज्वार और भाटा आने का मतलब आपको स्पष्ट हो गया होगा। ज्वार यानी समुद्र का पानी ऊपर चढ़ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो चंद्रमा लगाता है, और भाटा का मतलब होता है जल का वापस नीचे उतरना, मतलब दूसरी ओर यह जो है भाटा होगा, एक और ज्वार आएगा तो समुद्र के एक सिरे पर ज्वार आता है, दूसरे सिरे पर भाटा होता है, और फिर अगले सिरे पर जब ज्वार आता है तो इधर भाटा आता है। इस प्रकार से यह ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है और मुक्त पतन क्या होता है। तो देखिए, आपने यदि वह ऊपर से कोई वस्तु को नीचे फेंकी या छोड़ दी तो वो वस्तुएं क्या है, पृथ्वी पर आती है, और किसके कारण आती है, वो केवल गुरुत्वीय बल के कारण, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वही उसको खींचता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तुएं क्या है, मुक्त पतन में। मुक्त मतलब स्वतंत्र हैं, ऊपर से उन पर दूसरा कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। केवल एक वायु का घर्षण बल को यदि हम शून्य मान लें या उसको हटा दें तो वो किसके वजह से आ रही है, वस्तु जो आ रही है नीचे, वो आ रही है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, चाहे वायु हो अथवा ना हो। तो तब हम कहते हैं कि ये वस्तुएं ये क्या है, स्वतंत्र हैं या मुक्त पतन में हैं। मुक्त पतन जब भी होगा तब वस्तुओं की गति की दिशा में कभी भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी हमेशा वस्तु जो है वह हमेशा पृथ्वी की ओर ही आएगी, किसी दूसरी दिशा में वह नहीं जाएगी, इसलिए एक ही दिशा होगी उसकी, पृथ्वी की ओर। तो और उसके वेग में भी परिवर्तन होगा। जैसे वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाएगा तो उसका वेग लगातार क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। पृथ्वी तक आते आते उसका वेग जो है सबसे ऊंचाई पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के निकट वेग उसका सर्वाधिक हो जाता है। अब ये हमें पता है कि पृथ्वी पर जो वस्तु गिर रही है वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिर रही है। इसी के कारण एक त्वरण भी होता है। वेग में परिवर्तन आपको पता है त्वरण कहलाता है, हमने पिछले अध्याय में भी बात की है कि त्वरण क्या है,
तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की जो दर है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो त्वरण है वो किसके कारण है, वेग में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, वह गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल के कारण हो रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल लेटर के जी से प्रदर्शित करेंगे। और इसका मात्रक भी वही होता है जो त्वरण का होता है, मतलब मीटर बटे सेकंड की घात 2 या मीटर सेकंड की घात ऋण 2। यहाँ पर मीटर सेकंड की घात ऋण 2 लिखा हुआ है, इसको बटे में यदि लिखेंगे तो ऋण हट जाएगा इसमें। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण से हम इसको निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर F है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ पर कैपिटल जी जो है वो क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ स्मॉल जी आएगा, त्वरण जो है वो स्मॉल जी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ कैपिटल जी गलत प्रिंट हुआ है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, यहाँ से हम सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के जगह पर हमने F रख दिया, द्रव्यमान बराबर हमने रख दिया m, और त्वरण जो होता है उसको हम क्या लिखेंगे, g से प्रदर्शित कर दिया। तो F बराबर mg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान यदि हम मान लें m है कैपिटल, और पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी को अगर हम d मान लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कैपिटल F बराबर कैपिटल G m कैपिटल इंटू स्मॉल m अपान डी स्क्वायर। इसको हम डी स्क्वायर लिख सकते हैं, या आर स्क्वायर भी हम इसको कर सकते हैं। आर स्क्वायर कब लिखेंगे, आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, जब वस्तु जो है बिल्कुल पृथ्वी की कहाँ पर है, बिल्कुल सतह पर है। तो यहाँ पर आगे हम उसको देखेंगे। अभी देखिए ये हमने गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ से मान लिया, समीकरण 2 लिखा हमने। समीकरण 1 और 2 दोनों को यदि हम मिला दें तो क्या करेंगे, हम यहाँ m जो है इसको देखिए, समीकरण mg, f की जगह पर हम mg लिख सकते हैं क्योंकि f बराबर क्या होता है, mg होता है। तो mg इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ m से m को हम यदि क्रॉस कर दें तो हमारे पास में बचेगा स्मॉल लेटर का g इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर। और मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि d मीन्स डिस्टेंस है, दूरी। यहाँ पर यदि वस्तु पृथ्वी के निकट ही है यानी पृथ्वी की सतह पर ही रखी है तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होगी r वह d के बराबर हो जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g इक्वल टू जी m अपान आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ ध्यान रखिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वह सभी पर समान रूप से काम करता है। अर्थात पृथ्वी के समीप सभी वस्तुओं पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, चाहे वस्तु भारी हो अथवा हल्की हो, दोनों पर। तो इसलिए इसका मान हम हमेशा फिक्स रखते हैं। और 9.8 जो मैंने आपको बताया था मान इसका मीटर, वह इसका हम लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान एक समान रहता है, हमेशा बदलता नहीं है। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वह ध्रुवों पर जो है वो कम होता है, ऐसा क्यों, है ना। तो ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, पृथ्वी की वहाँ कम हो जाएगी। आप सभी को पता है पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है। तो पृथ्वी अंडाकार होने के कारण ऊपर से दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी दबी हुई है, मतलब उसकी त्रिज्या वहाँ पर क्या है, कम है। इसलिए वहाँ पर जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर आप स्मॉल लेटर के जी का जो मान है गुरुत्वीय त्वरण का वो जरूर ध्यान रखिए, 9.8 ms² आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। माइनस में 2 लिखना है यहाँ पर। आप देखते हैं हम द्रव्यमान और भार, इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। बहुत ही सरल है ये, केवल हम इसको थोड़ा सा समझ लें तो बहुत आसानी से इसको हम लिख पाएंगे। देखिए हमने पृथ्वी पर जब हम बात करते हैं तो द्रव्यमान और भार को हम एक ही मान लेते हैं। उसका कारण क्या है हम आगे जानेंगे। हम द्रव्यमान और भार को एक ही राशि मानते हैं जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। आइए हम इसके बारे में देखते हैं कैसे ये दोनों अलग हैं। तो हमने पिछले अध्याय में बात की थी कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या है, पिछले अध्याय में देखा था कि द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। किसी भी वस्तु की जो जड़त्व होता है उसकी माप क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान कहलाता है। तो जितना ज़्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत यानी स्थिर है, फिक्स है,
चाहे वह वस्तु कहीं भी हो, पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, अंतरिक्ष में हो या कहीं पर भी हो, तो द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपने एक किसी बर्तन में 10 लीटर या 5 लीटर मान लीजिए पानी या दूध रखा है। अब वो 5 लीटर दूध आप चाहे पृथ्वी पर रखें तब भी उसका मान 5 लीटर ही होगा। यदि उसको आप चंद्रमा पर ले जाएं तब भी उसका मान 5 लीटर ही होगा, या मंगल पर ले जाएं या अंतरिक्ष में किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी पिंड पर आप ले जाएं, वह 5 लीटर का 5 लीटर ही रहेगा, उससे कम या अधिक नहीं हो सकता। तो ये कहलाता है उसका द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु का जो है उसमें द्रव्य की मात्रा होती है उपस्थित एकांक क्षेत्रफल में, एकांक आयतन में जो द्रव्य या पदार्थ की मात्रा है उसको हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान निश्चित रहता है, ध्यान रखिए। वो चाहे ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर आप ले जाएं वस्तु को, उसका द्रव्यमान हमेशा निश्चित होगा। लेकिन भार क्या है? तो भार जो होता है वो वास्तव में क्या है, पृथ्वी द्वारा खींचे गए बल के कारण होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। हमें पता है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान को, उसी द्रव्यमान पर जो पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर अपनी ओर खींचा जाएगा, इस कारण से उसमें जो उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे भार। तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों के ही गुणनफल पर यह निर्भर करेगा। भार जो है बल के तुल्य राशि है, मतलब भार क्या है, बल के बराबर हम मानते हैं, इसीलिए इसका जो मात्रक होता है अंतर्राष्ट्रीय वह भी होता है बल का जो माना जाता है, अर्थात इसका क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन से ही मापा जाता है भार को। जबकि द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम से हम द्रव्यमान को मापते हैं कि कितने किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। तो इसमें दो अंतर हम यदि बात करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए कैसे। पहला तो कि द्रव्यमान जो है वो किसी वस्तु के जड़त्व की माप है, जबकि भार क्या है, भार जो है पृथ्वी या किसी पिंड के द्वारा आकर्षण बल के कारण जो लगता है वह क्या कहलाता है, भार कहलाता है। फिर द्रव्यमान जो है ये निश्चित होता है, किसी भी आप स्थान पर चले जाएं, जबकि भार जो है वह अलग अलग होगा। यदि चंद्रमा पर आप चले जाएं तो 6 गुना कम हो जाएगा, मतलब यदि आपका वजन यहाँ पृथ्वी पर 36 किलो है तो आप चंद्रमा पर जाएंगे, वहाँ आपका जो भार है वह मात्र 6 किलो हो जाएगा। मतलब कितना अंतर है। लेकिन हाँ, आपकी हड्डियाँ जितनी हैं उतनी की उतनी रहेगी, आपका द्रव्यमान, आपका शरीर जितना है उसका हर एक कण, हर एक परमाणु, हर एक कण कण पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कमी या वृद्धि नहीं होगी, केवल आपके भार में अंतर आ जाएगा, है ना। फिर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, जबकि जो भार है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। द्रव्यमान जो होता है इसकी कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन जो भार होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की एक निश्चित दिशा में उसको खींचता है वो, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जो भार होता है उसको हम सदिश राशि कह सकते हैं, या उसमें हम कह सकते हैं वह क्या होती है, दिशा निश्चित होती है। तो ये द्रव्यमान एवं भार में अंतर है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया चंद्रमा के भार के विषय में यहाँ लिखा हुआ भी है, मानव निर्मित किसी अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 0 होता है। अंतरिक्ष में आपने सुना होगा कि मानव ने अंतरिक्ष स्टेशन बनाया हुआ है, तो वहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, लगभग 0 होता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर होता है पृथ्वी के। अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वस्तु अंतरिक्ष स्टेशन में कैसी महसूस होती है, वहाँ पर हमें तैरती हुई महसूस होती है। इसी स्थिति को हम कहते हैं भारहीनता, यानी भार नहीं होना, भार ना होना कहलाता भारहीनता। अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है वस्तु के द्रव्यमान में कभी भी कमी नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, मैंने ये आपको पहले स्पष्ट कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रणोद क्या होता है और दाब क्या होता है। तो इसको भी हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल है ये। किसी विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को हम प्रणोद कहते हैं, और एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले नेट बल को हम दाब कहते हैं। देखिए, जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा क्या करती है, गुब्बारे पर चारों उसकी दीवार पर क्या करती है, दाब डालती है। तो हमने क्या किया, एक उस पर क्या, जब फूंका तो वायु का उसमें क्या उत्पन्न हुआ, उसमें दाब उत्पन्न हुआ। तो दाब क्या है, एक प्रकार का बल है। अब इस बल को हम परिभाषित कैसे कर देंगे, तो एकांक क्षेत्रफल, एकांक का मतलब एक अंक, एक अंक मतलब जैसे हमने एकांक क्षेत्रफल लिया तो क्षेत्रफल के अंतर्गत लंबाई और चौड़ाई आती है, तो एकांक क्षेत्रफल मतलब 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर लंबाई गुणित 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो सकती है, 1/1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर या
इंच या फीट या मीटर, जो भी हम उसको लें इकाई को, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उस बल को हम कहते हैं दाब कहते हैं। और वहीं यही दाब जो है जब किसी निश्चित दिशा में लगे तब हम उसे कहते हैं प्रणोद। ठीक है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, कितना बल लग रहा है और कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। यदि कोई निश्चित बल अधिक क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो दाब कम लगेगा, और जब कम क्षेत्रफल पर कार्य करेगा तो उसका दाब अधिक होगा। ये इसको थोड़ा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण ये देखिए नेक्स्ट आ रहा है, नुकीली सुई जो होती है क्यों बनाई जाती है, या फिर आपका जो बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक है, बसें हैं, उनके टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, या फिर चाकू जो होता है उसको हम धारदार क्यों बनाते हैं, उसका प्रश्न का आंसर यहीं से निकलेगा। तो देखिए, आपने यदि किसी वस्तु पर बल लगाया तो वह बल क्या करेगा, दाब उत्पन्न करेगा। अब वह बल जैसे आपने सुई की नोक पर लगाया तो आपने सुई के ऊपर के भाग पर तो आपने जो दाब लगाया है वह दाब नीचे एक निश्चित पॉइंट पर सारा का सारा केंद्रित हो जाएगा, तो इसीलिए वहां पर बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा, है ना। तो यहां पर वही बात है कि कोई निश्चित बल यदि अधिक क्षेत्रफल पर लगेगा, ज़्यादा क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, वहां कम हो जाएगा। लेकिन अगर कम क्षेत्रफल होगा तो उस पर दाब क्या है, ज़्यादा लगेगा। इसी कारण से हम कीलों को नुकीली बनाते हैं, जिससे वो आसानी से हम उसको मतलब दीवार के अंदर गाड़ सकें, या फिर हम जो चाकू है इनकी सब्जियों को आसानी से काटने के लिए धारदार बनाते हैं, क्योंकि धार पर क्या है, सारा जो बल है वो क्या है, केंद्रित हो जाता है और सब्जी आसानी से कट जाती है। और चके या टायर जो होते हैं अपने वाहनों के, वो इसीलिए चौड़े बनाए जाते हैं ताकि उन पर क्या है, वो अंदर गड़ ना पाए, है ना। नहीं तो क्या होगा कि पूरा बल उसी पर आ जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, तो नीचे वो बैठ जाएगा टायर, तो अंदर जमीन में धंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी पर हमको आगे दाब, यही दाब से हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आगे समझेंगे कि क्यों की वस्तुएं वहाँ ऊपर तैर पाती हैं, यह भी हम समझेंगे। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं तरलों में दाब। तरल मीन्स जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे पानी है, दूध है ना, पेट्रोल है, ये सब लिक्विड है, तरल है ये। तो इनमें जो दाब है हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि ठोस में भार होता है, उसी प्रकार से जो है तरल में भी क्या होता है, भार होता है। इसीलिए वो जिस भी बर्तन में डालते हैं वह क्या है, उसकी दीवारों पर क्या करेंगे, दाब लगाते हैं। आपने गुब्बारे में पानी भर के भी देखा होगा, है ना, पानी भरते हैं तब भी गुब्बारे में क्या है, वो दाब लगाता है पानी, और वो गुब्बारा फूलने लगता है। इसका मतलब जो द्रव है वो उसके दीवारों पर क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो यह है कि जो दाब होता है वो सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। मतलब वो घटता नहीं, वो सभी दिशाओं में बराबर इक्वली क्या हो जाता है, बंट जाता है सभी दिशाओं में। ये महत्वपूर्ण बात है। अब उत्प्लावकता है, तो आपने देखा होगा कि कुएं से यदि किसी ने पानी खींचा हो और नहीं भी खींचा हो तो आप अपने घर पे भी प्रयोग करके देख सकते हैं बड़े आसानी से, कि आप किसी बर्तन में जो है बाल्टी में पानी भर लीजिए, और एक बर्तन जो है उसको आप जिसमें कुछ पकड़ने के लिए किसी डोरी से हम उसको बांध दें और उसको हम डुबाएं पानी के अंदर और फिर इसको ऊपर खींचे, तो आप देखेंगे कि बाल्टी के अंदर जब तक पानी में वो बर्तन रहता है तब तक वो हल्का लगता है, लेकिन जैसे उससे बाहर हम निकालते हैं तो उसका भार अचानक से बढ़ जाता है। ये आप सबने किया ही होगा कभी ना कभी। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की कोई खाली बोतल ली और उसको पानी से भरी हुई बाल्टी में यदि आपने डाला अंदर, डुबाने के बाद में जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वो बोतल जो है वो पानी की क्या है, अचानक से ऊपर निकल आती है, बाहर आ जाती है ना, जैसे किसी ने उसको धक्का मारा हो। तो यह सब क्या है ना, बल इस पर ऊपर आई है, इसका मतलब है कोई ना कोई तो इस पर बल काम कर रहा है। तो वह कौन सा बल है? तो देखिए, यदि बोतल ऊपर की ओर गति कर रही है तो कोई ना कोई बल है जो धकेल रहा होगा उसे निश्चित तौर पर, और जो पानी में डूबे पत्थर के भार को कम कर रहा है या बर्तन के भार को जो है वो कम कर रहा होगा हमारे। तो हम देखते हैं यह बल क्या है। इसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावक बल। उत्प्लावक यानी उछालने वाला बल। पानी या द्रव जो होता है इसका गुण होता है कि वह क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को ऊपर की ओर यानी गुरुत्वाकर्षण दिशा के ठीक अपोजिट साइड में या विपरीत दिशा में ऊपर की ओर धकेलता है। इसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल।
और इस घटना को हम कहते हैं उत्प्लावकता, अर्थात द्रवों के द्वारा किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण दिशा के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर धकेलना कहलाता है उत्प्लावकता। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा और क्लियर किया गया, जिसे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो हम इसको समझ लें क्या है ये वही है जिस पर हम अभी तक चर्चा करते आ रहे थे। देखिए क्या है कि जब भी कोई वस्तु हम किसी तरल में, तरल मीन्स लिक्विड में या द्रव पदार्थ में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोते हैं, तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और जब हम किसी वस्तु को तरल में डुबोएंगे तो अपने डूबे हुए भाग का जितना आयतन होगा उतना ही तरल वो अपने स्थान से हटा देगी। देखिए इसको मैं अभी स्पष्ट करता हूं। उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे ही हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे। देखिए हमने कोई वस्तु ली, जैसे मान लीजिए आपने एक पानी से भरी बाल्टी ले ली और उस बाल्टी में आपने क्या किया, वो बाल्टी में पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, और आपने एक, आपके पास में 100 मिलीलीटर की पानी की एक बॉटल है खाली। आप उसे यदि उसमें डुबोएंगे तो क्या होगा, निश्चित तौर पर उस बाल्टी से पानी नीचे गिर जाएगा, है ना। तो क्यों गिरा पानी उसमें से, क्योंकि जितना जो उस बोतल का जो आयतन था, उसका आयतन अभी हमने मान लिया था कितना, 100 मिलीलीटर के लगभग था। तो वह आयतन जो है उसका जितना था उतना ही पानी वह अपने स्थान से क्या करेगी, हटा देगी वहाँ से, तो उतना पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक है, मतलब 100 मिलीलीटर पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बस यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, बिल्कुल सरल सा, है ना, कि हम जब भी किसी वस्तु को तरल में डुबाएंगे तो जितना भाग उसका डूबा हुआ है उतना ही तरल वो क्या है, वहाँ से हटा देगी उसके स्थान से। और वो कितना हटाएगी, वो उतना हटाएगी जितना उत्प्लावन बल का जो उस पर मान है वो कितना लग रहा है, तरल के भार के बराबर। उस तरल का जितना 100 ml पानी यदि उसमें से बाहर निकला है तो उतना ही बल उस पर उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। यही कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए, जब भी तरल में हम कोई वस्तु को डुबोते हैं तो वहाँ दो बल काम करते हैं मेनली। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो कि पृथ्वी लगाती है, अपनी ओर खींचती है उसको, और दूसरा जो बल होता है वह होता है उत्प्लावन बल जो कि द्रव के द्वारा लगाया जाता है वस्तु को ऊपर धकेलने के लिए। अब यहाँ पर बिल्कुल सरल सी सिंपल सी बात है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होगा तो क्या होगा, पृथ्वी जो पानी में वस्तु डूब जाएगी, और यदि उत्प्लावन बल का मान अधिक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल से तो वस्तु ऊपर तैरने लगेगी। बस यही सिद्धांत है वस्तु का तैरने और डूबने का। तो देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि तरल में डूबी वस्तु पर दो बल काम करते हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, जो भार है वस्तु का, समझ सकते हैं क्योंकि भार पर ही लगता है गुरुत्वाकर्षण जो नीचे लग रहा है, और दूसरा बल है उत्प्लावन बल। यदि वस्तु को तरल में डुबोने पर वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार उत्प्लावन वस्तु के भार से कम है तो नेट बल जो है नीचे की ओर लगेगा और वस्तु तरल में डूब जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो अधिक लग रहा है, मतलब उसका भार अधिक हो गया है, तो वस्तु डूब जाएगी। लेकिन यदि वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल का भार वस्तु के भार से अधिक है, यानी वस्तु ने जितना तरल यानी द्रव या पानी वहाँ से हटाया है उसका भार जो है वस्तु के भार से भी अधिक हो गया, तो ऊपर की ओर वो वस्तु तैरने लगेगी, क्योंकि ऊपर का बल जो है नेट बल वो बढ़ जाएगा उसका, और वस्तु ऊपर तैरने लगेगी। अब यहाँ पर बोतल के साथ भी यही था। बोतल को यदि हमने कहा कि खाली बोतल यदि हम पानी के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वह मतलब उछलकर बाहर आ जाती है पानी से। लेकिन यदि हमने उसी बोतल में बालू रेत भर दी और फिर उसको यदि हम डुबोते हैं तो क्या होता है, वो पानी में डूब जाती है। इसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि बोतल को जब हमने पानी के अंदर डुबोया तो बोतल द्वारा हटाए गए पानी का जो भार है वो बोतल के भार से क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। बोतल को पानी में जब हमने रेत भर के डाला तो उसका भार बढ़ जाता है एक तो, और गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है उसमें ज़्यादा हो जाता है, और जो उत्प्लावन बल का मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से वस्तु डूब जाती है।
तो बोतल को पानी के अंदर डुबोने पर बोतल द्वारा हटाए गए पानी का भार बोतल के भार से अधिक होता है, तब बोतल पर नेट बल ऊपर की ओर लगता है। ये उत्प्लावन बल अगर अधिक है तब, और बोतल ऊपर की ओर गति करने लगती है। लेकिन यदि किसी पत्थर को आप पानी में डुबाते हैं तो उस पर उत्प्लावन बल का मान क्या है, पत्थर के भार से कम हो जाता है और पत्थर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार जब बोतल का कुछ भाग पानी से बाहर आ जाएगा तब बोतल द्वारा हटाए गए पानी की मात्रा कम होती जाएगी, अर्थात बोतल द्वारा हटाए गए पानी का भार क्या होता चला जाएगा, निरंतर कम होता चला जाएगा। और बोतल पानी से तब तक बाहर आती जाएगी जब तक कि इसका नेट बल क्या है, वो 0 ना हो जाए। नेट बल 0 कब होगा, तो जब वस्तु का भार और तरल द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल का मान क्या है, दोनों बराबर हो जाएं। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भी और उत्प्लावन बल भी दोनों जब बराबर हो जाएंगे, नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बोतल क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो अब आपको ये पता चली गया होगा कि बोतल पानी पर क्यों तैरती है और वो डूब क्यों जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि लोहे से बना जहाज जो है वह समुद्र में आसानी से तैर लेता है, लेकिन उसी लोहे की बनी छोटी सी जो कील होती है वह पानी में डूब जाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण भी यही है जो अभी हमने पढ़ा कि जो आपकी जहाज होता है उसका आयतन बहुत अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो आर्किमिडीज का हमने सिद्धांत पढ़ा कि उस जहाज के द्वारा जो पानी हटाया जाता है, जितना भी वो हटाए गए पानी का जो भार है वो जहाज के भार से भी क्या है, अधिक हो जाता है। इस वजह से जहाज पर उत्प्लावन बल अधिक लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है और वह क्या है, पानी पर तैरता है। जबकि जो लोहे की कील होती है, उस लोहे की कील के द्वारा जो पानी हटाया जाता है वो बहुत कम मात्रा में हटाया जाएगा, क्योंकि कील नुकीली होती है। तो कम मात्रा में जब पानी हटाया जाएगा तो उसका भार जो है वो कील का भार से भी कम पानी हटा पाएगी कील। जितना उसका भार है उतना पानी वो नहीं हटा पाएगी अपने स्थान से। इसी वजह से कील क्या होगी, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा और उत्प्लावन बल कम लगेगा। इस कारण से वह पानी में डूब जाएगी। इजी वे में अगर हम बात करें तो कोई वस्तु पानी में क्यों तैरती है और डूबती है, तो इसके हम महत्वपूर्ण कारण, एक अभी घनत्व भी आगे हम पढ़ने वाले हैं वह भी लिख सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट जो लिख सकते हैं वो क्या है कि वस्तु पर यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी, अर्थात उसका भार अधिक हो जाएगा। और उसका यदि उत्प्लावन बल का मान अधिक है तो वस्तु पानी पर तैरेगी। ये सिंपल सा फंडा है इसका। अब घनत्व क्या होता है, घनत्व मीन्स घनापन। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के में उपस्थित द्रव्यमान को हम इसका क्या कहते हैं, घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी जो है किसी भी पदार्थ का एकांक आयतन, मैंने आपको बता ही दिया है कि एकांक आयतन क्या होता है, मतलब 1/1 में जो आयतन होता है उसको हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 रूप में हम उसको ले लेते हैं। तो यह कहलाता है आपका घनत्व। ठीक है, तो जो घनत्व होता है उसको हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, उसके द्रव्यमान के रूप में, है ना। द्रव्यमान का जो सूत्र है वह इस प्रकार से होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व का जो सूत्र है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम, क्योंकि हम द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं, बटे जो है इसका आयतन को हम मीटर की घात 3 से स्क्वायर मतलब क्यूब लगाते हैं हम उसको। तो यह इसका मात्रक होता है अंतर्राष्ट्रीय। अब हम घनत्व के आधार पर ही बता सकते हैं कि वस्तु तैरती है या डूबती है। हम इसके रूप में कैसे लें, तो देखिए, किसी भी वस्तु जो तरल में तैरती है तो वह उस वस्तु का घनत्व जो है तरल के घनत्व से कम होगा, ध्यान रखिए। और यदि वस्तु का घनत्व जो है द्रव या तरल के घनत्व से ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो वह वस्तु क्या है, डूब जाएगी। जैसे इसका एक प्रश्न भी आता है कि बर्फ़ जो है पानी पर तैरती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है, बर्फ़ का जो घनत्व होता है वह पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वह पानी पर तैरती है। तो घनत्व के रूप में जब प्रश्न आए तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो मतलब द्रव के घनत्व से वो डूब जाएगी, और जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगी पानी पर। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं,
आपको यदि इसमें विस्तार से पढ़ना है तो आपको बुक के अंदर से उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उस पर हमने चर्चा की है और एग्ज़ाम में लगभग लगभग इन बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स जो होने वाली है 9th की, उसमें भी आपको बहुत मदद करने वाला है। देखिए, भार का एसआई मात्रक क्या है, हमने देखा है किलोग्राम। भार का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, अभी हम बात कर चुके हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी अगर हम दुगनी कर दें तो 1/4 रह जाएगा ये, क्योंकि हमने पढ़ा है उनके डिस्टेंस के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है ये 1/4 रह जाएगा अगर उनकी दूरी को हम बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे तब। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का जो मात्रक है वो क्या है, एसआई मात्रक, तो न्यूटन मीटर की घात 2 किलोग्राम की घात ऋण 2 या न्यूटन मीटर की घात 2 बटे किलोग्राम की घात 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलो है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो ध्यान रखिए द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है ना। तो पृथ्वी पर अगर उसका द्रव्यमान जो है 12 kg मानते हैं हम, तो चंद्रमा पर भी कितना होगा, 12 किलोग्राम ही होगा। किसी वस्तु का भार, अब वही क्वेश्चन है कि यदि भार, अब भार से संबंधित पूछ लिया है तो हम उसको 6 गुना कम कर देंगे। यहाँ लिखा है 30 न्यूटन है अगर पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा, तो हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। सबसे अधिक अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा। मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वीय जो त्वरण है, ये बल जो है ये कहाँ सबसे अधिक लगता है, पृथ्वी की सतह जो ध्रुवों पर जो होती है वहाँ पर अधिक होगा, क्योंकि वो अंडाकार मैंने आपको बताया, तो वहाँ की उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो प्रबल बल है, क्षीण बल है, अत्यधिक प्रबल है या कोई नहीं। तो इसको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्षीण बल लिखा गया है। ये प्रश्न मेरे थोड़े समझ से बाहर का है। क्षीण का मतलब होता है कमज़ोर बल, तो अगर हम छोटे से स्तर पर इसको लें तो यह बल एक क्षीण बल के रूप में रहता है, और बड़े स्तर पर ये, तो जैसे पृथ्वी जो लगा रही है वो बहुत प्रबल है, तो उसको हम प्रबल या अत्यधिक प्रबल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, ये आप सबको पता ही है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है इनमें से, तो पृथ्वी को बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वाला बल, अभी हमने पढ़ा, तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। अच्छा, एक प्रश्न का मैं आंसर इसमें थोड़ा सा और बता दूं कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो इनका जो इस आर्किमिडीज के सिद्धांत का जो उपयोग है वह जलयानों और पनडुब्बियों की जो डिजाइन बनाई जाती है उसको बनाने में होता है। आपने देखा होगा उनको स्पेशल डिजाइन किया जाता है जिससे वह पानी पर आसानी से तैर सके। इसी प्रकार से जो दुग्ध मापी होता है, जिससे हम दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है इस नियम का। जो हाइड्रोमीटर और जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त हम करते हैं वो सब इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है, तो कुछ प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पर हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है और उसको हम कैसे स्थापित करेंगे, उसका सूत्र। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जो है, मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जब ऊपर से कोई वस्तु छोड़ी जाती है या मुक्त रूप से गिरती है तो मुक्त पतन में कहलाती है, और वहीं पर जो बल काम करता है गुरुत्वीय त्वरण जी के रूप में, स्मॉल जी के रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं। अब हम इसको कैसे मानते हैं, तो हमने किसी एम द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण लग रहा है, तो गुरुत्वीय बल F बराबर होगा mg, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमने सार्वत्रिक नियम वाला लिया गुरुत्वाकर्षण का, दोनों को मिला दिया, तो हमने इसको भी व्युत्पत्ति इसकी कर ली है पहले, इसको आप केवल देख लीजिए, इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। द्रव्यमान एवं भार में अंतर, यह मैं आपको बता चुका हूं अभी स्पष्ट रूप से, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। भार बराबर भी mg होता है। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती, तो सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती तो होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते समय इस पर कार्य करने वाली जो गुरुत्वीय त्वरण है
वो इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। हमने इसको पहले भी पढ़ा है कि जी यानी स्मॉल जी का जो मान होता है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए उस पर एक समान त्वरण कार्य करता है। तो इसीलिए उनकी गति भी क्या है, एक समान होती है, चाहे वह वस्तु हल्की हो या भारी हो। हाँ, ये जरूर है आपको कि यदि आपने ऊपर से कागज को नीचे फेंका और एक पत्थर को फेंका तो पहले कौन सी वस्तु नीचे आती है, पहले आता है पत्थर, कागज बाद में आता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये गुरुत्वीय त्वरण या ये नहीं है, उसका कारण मेन है जो वायु है वह उसको क्या कर रही है, रोक रही है कागज को, है ना, आने से नीचे। तो वहाँ पर घर्षण बल उस पर लग रहा है एक प्रकार से। तो वह यदि हटा दी जाए वायु अर्थात निर्वात कर दिया जाए और तब यदि पत्थर और कागज को हम ऊपर से एक साथ नीचे फेंकेंगे तो दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे आएंगी। तो यहाँ से फिर कुछ आंकिक प्रश्न है, इनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है अक्सर कि एक इतने 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर छोड़ा हमने, तो पृथ्वी पर पहुँचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा। यहाँ इसका आंसर दिया है, आप इसको देख लीजिए। वेग का सूत्र v बराबर 2gh यहाँ पर अंडर रूट में, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे g का मान लगा करके तो हमारे पास आंसर मिलेगा v इक्वल टू 19.6 मीटर सेकेंड। यहाँ पर द्रव्यमान और भार के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। द्रव्यमान m बराबर 10, यदि 10 kg है तो पृथ्वी पर भार कितना होगा, तो ये यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण के साथ उसका मल्टीपल कर देंगे क्योंकि भार बराबर mg होता है। तो यहाँ हमारे पास 98 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। शायद इस बार ये परीक्षा में पूछा भी गया था, इस प्रकार का प्रश्न आया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ये आज का चैप्टर था। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।